विवादों में घिरी और कानूनी लड़ाई में घिरी ज्ञानवापी मस्जिद में आज फिर जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन पिछले शुक्रवार की भीड़ को देखते हुए इस बार भी सुरक्षा सख्त है। पिछली दफा क्षमता से ज्यादा लोग मस्जिद में जमा हुए थे और उन्हें किसी तरह वापस लौटाना पड़ा था। आज भी कमेटी ने अपील की है लोगों से कि वो कम से कम आए। अपील में कहा गया कि वजूखाना चूंकि बंद है इसलिए लोगों को मुश्किल होगी, लोग घर से वजू करके आए और पास की मस्जिद में ही नमाज पढ़ें। ज्ञानवापी में मिले जिस शिवलिंग को लेकर देश दुनिया में चर्चा है, उसको लेकर अदालत में कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग से बेअदबी हुई, इसको फव्वारे में तब्दील करने की कोशिश हुई। मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। क्या ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई? क्या शिवलिंग से बेअदबी की गई? क्या शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कोशिश की गई? ज्ञानवापी परिसर में मिली इसी आकृति को लेकर देश भर में धार्मिक भावनाएं चरम पर हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के पहले ही दिन कुछ घंटों के भीतर जब वकील बाहर निकले और बाबा मिल गए की आवाज उठाई तो साफ हो गया कि ये मामला सरगर्म रहेगा। और यही हो रहा है। हिंदू पक्ष ने पुरजोर मांग उठाई कि ज्ञानवापी के भीतर शिवलिंग ही मिला है। गुरुवार को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के अपने दावे को फिर पुरजोर ढंग से उठाया और आरोप लगाया कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई है। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई। 63 सेंटीमीटर का छेद जानबूझकर किया गया। शिवलिंग को फव्वारा बनाने की साजिश की गई। कमीशन रिपोर्ट साफ बताती है कि हिंदू मंदिर था और शिवलिंग मिला है। जब शिवलिंग मौजूद है तो इसी से साफ हो जाता है कि धार्मिक स्वरूप किसने बदला। कि शिवलिंग को उसको छेद किया गया है, 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। सीआरपीएफ के कंट्रोल में वो प्रॉपर्टी, उन्होंने उसको रोक दिया है और वो वीडियोग्राफ भी है। जब कोर्ट के सामने कार्रवाई होगी तब उसको दिखाएंगे। स्टोर रूम में वो मौजूद है उसके? जी बिल्कुल जी, जो उसके चक्री है जिसको फुवारा कहते हैं, वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है। और जब कमीशन की कार्रवाई होगी, कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस किया जाएगा, तब हम बताएंगे। मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि मस्जिद के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवलिंग के बहाने हिंदू पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष ने ही मंदिर का स्वरूप बदला है। गुरुवार को वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मुद्दे की सुनवाई हुई। 2 मसलों पर कोर्ट को गौर करना था। श्रृंगार गौरी केस सुनवाई करने लायक है या नहीं, और हिंदू पक्ष का केस क्या 1991 एक्ट के खिलाफ है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, वही दलीलें जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। मसलन श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक नहीं है। हिंदू पक्ष का केस पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ जाता है। जानबूझकर शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई गई है। शिवलिंग की अफवाह फैलाकर लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। गुरुवार को दलीलों का दौर काफी लंबा चला। अब सोमवार को दोबारा मामले की सुनवाई होगी। अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल और उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी मामले के पक्षकार और वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने शिवलिंग से छेड़छाड़ और सुराख के आरोपों के बारे में आज तक से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। जो शिवलिंग के साथ मुस्लिम पक्ष ने जिस ढंग का व्यवहार किया है वो बहुत ही अशोभनीय है। जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। वो शिवलिंग को कहीं न कहीं से खंडित करने की कोशिश की गई। 63 सेंटीमीटर का उनमें छेद किया गया है और ये लोग चाहते नहीं कि उसकी इंक्वायरी हो और उसके बाद कुछ साबित हो। अरे भाई, शिवलिंग जो मिला है कार्बन डेटिंग करा लीजिए, एएसआई से जांच करा लीजिए और अगल बगल की जो दीवार है उसको हटा लीजिए, मालूम पड़ जाएगी कि फव्वारा है। तो अब हिंदू पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। बाकायदा वो एक स्टोर रूम का जिक्र भी कर रहे हैं जहां पर जिस
औजार से ये किया गया वो वहां रख मिला, जिसको वहां से हटाने की कोशिश भी हो रही थी। सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने उसको रोक लिया, ये आरोप हिंदू पक्ष की तरफ से। तो शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई। हिंदू पक्ष अब ये दावा कर रहा है 63 सेंटीमीटर का एक छेद किया गया ताकि इसको फव्वारा में तब्दील किया जा सके। ये कोशिश हुई है, कब हुई है वो उसको लेकर श्योर नहीं है। फव्वारा बनाने के लिए छेड़छाड़ हुई है, इस चीज के लिए जरूर वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है और इसके साक्ष्य भी उनके पास है। वीडियोग्राफी भी हुई है उस स्टोर रूम की जहां पर यह औजार मिला था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके का विवाद गर्माता जा रहा है मंदिर और मस्जिद का, इसी को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। पीएफआई की तरफ से कहा गया मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करेंगे। पीएफआई की तरफ से ये कहा गया कि जो मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसका वो खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। हिंदू पक्ष इसको लेकर काफी सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन जगहों की जांच होनी चाहिए जहां पर मंदिर को तोड़ा गया और वहां मस्जिद बनाई गई है। लेकिन ज्ञानवापी और अन्य मस्जिदों को लेकर पीएफआई का जो फैसला है वो सामने आया है और ये कहा गया है कि मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई का वो विरोध करने वाले हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा, कुल मिलाकर देखिए अब ये लड़ाई और बड़ी दिख रही है, जहां हिंदू पक्ष के एक दावे अपनी तरफ, वहीं पीएफआई ने फैसला किया है कि इसके खिलाफ लड़ेगी अब। जी बिल्कुल, देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है और जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है सिमी उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। 23-24 मई को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये दावा किया है कि केरल के पुरानाथानी इलाके में राष्ट्रीय कानूनी की बैठक हुई थी और वहां पर फैसला लिया गया है कि ज्ञानव्यापी मथुरा मस्जिद इनके खिलाफ जो याचिका है वो गलत है और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही साथ जो पीएफआई है उसने अदालतों पर भी सवाल उठा दिए हैं और ये कहा है कि अदालतों को याचिका मंजूर नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाए। साथ ही साथ जो पीएफआई उसने कहा कि जो वजू खाने का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया वो भी निराशाजनक है। तो कुल मिलाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम दिल्ली दंगों में आया था, उसके जो सीए एनआरसी के दौरान प्रदर्शन हुए थे उसमें आया था, उसने और ये अपील की है मुसलमानों के साथ मुसलमानों से कि इसका पुरजोर विरोध करें। तो एक तरफ मथुरा और काशी सुनवाई अदालत में चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बकायदा एक बैठक बुलाई 23-24 मई को और बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि इन तमाम चीजों का जो आम मुसलमान है वो विरोध करें। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसा शायद ही कोई मौका होगा जब देश में माहौल खराब हुआ हो और इस संस्था का कहीं उसमें नाम ना आया हो। कई ऐसे मामले हैं जिस पर देश में स्थितियां खराब करने की कोशिश पीएफआई की तरफ से हुई है और अब पीएफआई की तरफ से कहा गया कि मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई का वो विरोध करेंगे और ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी और अन्य मस्जिदों को लेकर पीएफआई का फैसला है कि याचिका जो मंजूर हुई वो मंजूर ही नहीं होनी चाहिए। बढ़ रहे हैं आगे। अब बात बड़गांव में एक्ट्रेस आमरीन के हत्यारों को सुरक्षा बल ने 24 घंटे में ठिकाना लगा उसकी करते हैं। जी हां, 25 मई को एक्ट्रेस को उसके घर में आतंकियों ने गोली मार दी थी। कल देर रात बड़गांव से करीब 55 किलोमीटर दूर अवंतीपुरा में इन दोनों आतंकियों को घेर लिया गया और एनकाउंटर में दोनों ढेर कर दिए गए। दोनों जो हैं वो लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं और अपने कमांडर के कहने पर आमरीन भट्ट की उन्होंने जान ली थी। तो बड़गांव से 55 किलोमीटर दूर अवंतीपुरा में, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ये बात बता रहे हैं कि जैसे ये घटना अंजाम इसको दी गई तब से ही इन आतंकियों पर नजर थी। बड़गांव से 55 किलोमीटर दूर अवंतीपुरा में इन दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तारीख थी 26 मई। आमरीन भट्ट को गोली मारी गई थी 25 मई को। उनका भतीजा भी उसमें घायल हुआ था। दोनों आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें ढेर कर दिया गया है और पिछले अगर 3 दिन में देखें तो 10 आतंकी ढेर किए गए। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट का बदला सिर्फ 24 घंटे में मारने वाले अंजाम तक पहुंचा दिए गए। सुरक्षा बलों ने अमरीन भट्ट के घर में घुसकर हत्या करने वाले दोनों आतंकियों को मार गिराया।
सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में दोनों आतंकियों की घेराबंदी की। आधी रात चली मुठभेड़ में दोनों आतंकी ढेर हुए। पहला आतंकी शाहिद मुश्ताक भट्ट बडगाम के चादुरा का रहने वाला था। दूसरा आतंकी फरहान हबीब पुलवामा का था। दोनों हाल में लश्कर में शामिल हुए थे। लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर दोनों आतंकियों ने अमरीन के घर में घुसकर हत्या की थी। आतंकियों से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद हुई है। 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। बडगांव के चादुरा में दोनों आतंकी अमरीन के घर में घुसे थे और गोलियां बरसा दी थी। हमले में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी गोली लगने से घायल हो गया था। अमरीन पर हमला हाल में हुई टारगेट किलिंग के सिलसिले की अगली कड़ी था। कश्मीर में पिछले 10 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में लश्कर तैयबा के 4 मिलिटेंट मार गिराए। दरअसल पहली मुठभेड़ अवंतीपोरा इलाके में शुरू हुई कल शाम को देर शाम, जिसमें लश्कर तैयबा के 2 स्थानीय मिलिटेंट मारे गए हैं। और पुलिस का दावा है कि यही 2 मिलिटेंट चाडोरा में 2 दिन पहले एक TV कलाकार की हत्या में आरोपी थे और इन्होंने ही वो हत्याकांड अंजाम दिया था। दरअसल सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी सफलता यही है कि जो TV कलाकार, जिस पर पूरे देश ने और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने काफी रोष जताया था, जिसकी हत्या हुई थी बुधवार देर शाम को, उसके कातिलों को सुरक्षा बलों ने अंजाम तक पहुंचाया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज। तो कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक पर बड़ी चोट की है। 3 दिन में 10 आतंकियों को मार गिराया। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए घमासान मचा है। हर पार्टी की कोशिश है कि जिन सीटों पर हार जीत का गणित साफ नहीं है, वहां किसी तरह फतह हासिल की जाए। हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी में क्या रणनीति बन रही है और कौन से दिग्गज दावेदार बन रहे हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए रेस शुरू हो गई है। 15 राज्यों की इन सीटों पर कई दिग्गजों की निगाहें हैं। दिल्ली से लेकर राज्यों तक में नामों पर विचार हो रहा है। किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इसका मोटा मोटा अनुमान आसान है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के जरिए कुछ सीटों पर हेरफेर भी मुमकिन है। कांग्रेस 57 में से 11 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। इससे उसकी सीटों की तादाद 29 से बढ़कर 33 हो जाएगी। और जिन दावेदारों के नामों की चर्चा है, उनमें जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, P चिदम्बरम, राजीव शुक्ला, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, प्रवीण चक्रवर्ती, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक के नाम शामिल हैं। इनके अलावा मिलिंद देवड़ा, कुलदीप बिश्नोई, पवन खेड़ा, तारिक अनवर और प्रमोद तिवारी भी टिकट चाह रहे हैं। कांग्रेस से खफा कपिल सिब्बल तो जीत के लिए कांग्रेस को अलविदा भी कह चुके हैं। मैंने तो बात बता दी, जो मैंने किया आपको बता दिया। 16 तारीख मैंने इस्तीफा दिया था और अभी मुझे समाजवादी के समर्थन के द्वारा मुझे निर्दलीय के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाने की प्रयास हो रहा है। अब देखते हैं, इलेक्शन होगा जब तब देखेंगे। व्हाट इज दैट आइडियोलॉजी? इट्स द आइडियोलॉजी इज द ऑपोजिशन ऑल्सो। सभी दलों की आइडियोलॉजी है, इंक्लूसिव इंडिया। उसी आइडियोलॉजी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में भी 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए नामों पर मंथन चल रहा है। जिन दिग्गजों को बीजेपी राज्यसभा में दोबारा भेज सकती है, उनमें पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं।
महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से संजय राउत और संजय पवार नॉमिनेशन कर चुके हैं। शिवसेना को जीत का पूरा भरोसा है। शिवसेना के 2 उम्मीदवार, एक मैं हूँ और हमारे संजय पवार है, दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और दोनों जगह पर शिवसेना की जीत होगी। राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र में जंग दिलचस्प है। यहाँ 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है। एक सीट एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को जाएगी। महाराष्ट्र से 6ठी सीट पर सस्पेंस है। शिवाजी के वंशज संभाजी ये सीट चाह रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता दोबारा चिदम्बरम को भेजने का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में 2 सीटें हैं। एक सीट पर जेएमएम की जीत तय है, दूसरी सीट कांग्रेस मांग रही है। राजस्थान में कुछ कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी के सुर दिखाए हैं। ऐसे में कांग्रेस की एक सीट फंस सकती है। बिहार में भी नाम पर माथापच्ची चल रही है। गुरुवार को इसको लेकर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के साथ बैठक की, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। देखना ये होगा कि किन दिग्गजों के लिए उच्च सदन की राह आसान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।